हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट को ऑडियो फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार फैक्ट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें हम एलिमिनेट करने में हमें बहुत आसानी होती है अगर हम इसको ऑडियो फॉर्म में सुनते रहें। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था, तो उसको हम करेक्ट करेंगे और वहाँ पिन भी कर दिया हूँ मैं वीडियो के नीचे। मैंने ऋग्वेद एंड उत्तर वैदिक काल के जो एरा बताया था उसका टाइम इस प्रकार है। ऋग्वैदिक काल 1500 टू 1000 BC एंड उत्तर वैदिक काल 1000 टू 600 BC। ओके। और मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD यानी कि 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लेना, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उसका फ़ायदा उनको भी मिले, और शेयर होने से मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं भारत के यवन राज और उससे आगे के देखते हैं। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदी, यूनानी, शक, पहलो, कुषाण। ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन आया? हिंद, यूनानी आए, उसके बाद शक है, उसके बाद पहलव है, उसके बाद कुषाण है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी एक्लिडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब अगला शासक देखते हैं, शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया।
प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्नियस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अब जो यवन राज्य थे उसमें अंतिम है कुषाण। पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, जो कि याद रखना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पड़ने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगत कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वाशमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में से उत्कृष्ट है। नोट: कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वाशमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वाशमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 1002 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग
पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट नंबर 1, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। दूसरा, मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग। संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवियों विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट: संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। नंबर 1, पत्थु पात। नंबर 2, इत्थु थोके। नंबर 3, पादिनेन कीलक कनको। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार्य शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता है। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम प्रथम संगम, मध्य संगम दूसरा संगम, अंतिम संगम तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगम को पौराणिक मानते हैं। अब देखते हैं ब्रैकेट में स्थान, अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम 4440 ईसा वर्ष पूर्व। स्थान मधुरा समुद्र में विलीन हो गया। अध्यक्ष अगस्त थे। अकट्टियम परिपदाल मधुनारे मुधुकुरु तथा कलारी आवे कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व। कपाटपुरम अलैवाही समुद्र में विलीन। अगस्त तोलक्कापियम तमिलनाडु व्याकरण रचनाकार तोलक्कापियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व। स्थान मदुरा। अध्यक्ष नक्कीरर। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ नेदु थोके कुरु थोके नत्रनई एन्नुक बोरे परिपादल कुथु वारि पेरिसे तथा सिद्रेसे आदि। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनावक रसु अप्पार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत: अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टालेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी ईस्वी में एरैया नार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम पाइलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बहुत रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पत्तनम की कोवलन, उसकी पत्नी कड़वर्गी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध
धर्मावलंबी व्यापारी सीत लैस सतनार ने मणिमेखले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ 5वीं सदी की कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीव का चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्तुदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्तुदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी की बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरुल सबसे प्रसिद्ध है। नोट: राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकल था। करिकल ब्राह्मण मतनुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म की राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तनपल्ले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिकरण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेण युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार का कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर में कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानपुन्न पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनचीरल लगभग 130 ईस्वी, नेदुचीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टुवन में अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठापित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेदुंजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नल्लुकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्म दिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चान या अमाई चार कहा जाता था। राजधानी में एक राजभाषा होती थी जिसे नलवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था।
झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति की एनाड़ी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी की तुसी तथा पिछले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में बल्लाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्वगज रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या वीरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटे करुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग पुलैयन वास्तुकारों का एक वर्ग था, जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति, मलवर लूटपाट करने वाली जाति। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मण का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जा गया है। संगम साहित्य के में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तुलक्कपियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्य, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें पंच तिड़य कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकड़य व अनुचित प्रणय को पेरू मुंदड़य कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इसे वाणर या बिड़ैलियर कहा जा गया है। तमिल साहित्य में मचैलियर तथा ओवैयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियोर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से
रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यह मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकामेडू को पेडोक कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जा गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का सही यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत का क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात है था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे अनकु कहा जाता है। अब आगे हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसकी सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने के से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। नोट: परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साव चंद्रगुप्त सेकंड का राज कवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों को एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरि, शतपथ, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोशकार, शंख वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटकर, वरामिहिर खगोल विज्ञान एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का संत विग्राहिक सचिव वीरसेन शैवमतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरशैव व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा
एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त वन या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नोट: नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों का अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेन्सान के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं उसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुरिहार आदि केंद्रों में आते थे। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्त या प्रांत थी, जिसके शासक उपरेख कहलाते थे। भुक्त के नीचे विषय था। विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य मेहत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्श्रम विष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र: नंबर 1 क्षेत्र, कृषि करने वाले भूमि। नंबर 2 वास्तु, वास करने योग्य भूमि। तीसरा चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। पांचवा अपराध, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए राहट या घंटी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नगीदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नैना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, खो, नागौद, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है,
जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 9 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संचार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मित्रभेद, नंबर 2 मित्रलाभ, नंबर 3 संधि विग्रह, नंबर 4 लब्ध प्रणास, नंबर 5 अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराह मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में जानकारी विषयों पर चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नोट: संग्रहिका सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। गुप्त काल में पलकाड़ ने पशु चिकित्सा पर हस्तवेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र एवं उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपइका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति को अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम
राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस प्रकार गुप्त वंश समाप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं वाकटक। आगे आगे क्लास में हम लोग वाकटक राजवंश पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।